लायरा के साथ बदला लेने में आपका स्वागत है। ओवररिएक्ट करना बंद करो, ओलिविया। यह सिर्फ चिंता है। मेरी माँ ने रसोई के फर्श पर गिरने से ठीक पहले यही कहा था। सांस लेने में तकलीफ झेल रही थी। उनकी आवाज ठंडी थी, ठीक वैसी ही जब उन्होंने मेरे पिता के अंतिम संस्कार के बाद मुझसे कहा था कि अपना चेहरा ठीक कर लो। मेरा नाम ओलिविया पियर्स है। मैं 29 साल की हूँ, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ, और मेरी माँ कभी यह नहीं समझना चाहती थी कि मैं एक बेटी हूँ। उस सुबह मैं चक्कर खाकर उठी, मेरी छाती में जकड़न थी। मैंने उससे कहा कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ है। उसने आंखें घुमाईं। तुम बहुत नाटकिया हो, हमेशा हर चीज को अपने बारे में बना रही हो। फिर वह कागजात पढ़ने लगी, अपनी कॉफी पी रही थी जैसे मेरे दिवंगत पिता की संपत्ति में उसके हिस्से के अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता हो। मेरी बहन क्लेयर टेबल की दूसरी तरफ से मुस्कुराई। उसके पति हंसे, और मैंने सांस लेने की कोशिश में अपनी छाती पकड़ ली। दर्द फैल गया, तेज बिजली की तरह मेरे बाएं हाथ तक पहुंच रहा था। मैं लड़खड़ा गई, पुकारने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज फट गई। कोई भी हिला नहीं। जब मैं गिरी तो मग मेरे सिर के पास टूट गया। मैंने उनके पैरों को जमते देखा। मेरी माँ की घबराहट डर नहीं थी, यह झुंझलाहट थी। देखो, वह फिर से ऐसा कर रही है, उसने बुदबुदाया। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं एक एम्बुलेंस में थी। मेरे चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। एक पैरामेडिक ने फुसफुसाया, तुम भाग्यशाली हो। कुछ और मिनट, उद्धरण चिन्ह, और मैंने बाकी कुछ नहीं सुना। मैंने बस अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा। उसने उन्हें बुलाया तक नहीं। जब मैं फिर से उठा तो दुनिया सफेद और गुनगुना रही थी, एंटीसेप्टिक, ठंडी, बहुत चमकीली। मेरे हाथ में ट्यूब, बीपिंग मशीनें। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं मर गई हूँ, लेकिन फिर मैंने पर्दे के बाहर आवाजें सुनी, बस थकावट। मेरी माँ की तीखी आवाज मेरे दिल को चीर गई। वह हमेशा से संवेदनशील रही हैं। नस की आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। महोदया, आपकी बेटी को दिल का दौरा पड़ा था। वह भाग्यशाली है कि वह समय पर यहाँ आ गई। भाग्यशाली, वह शब्द एक क्रूर मजाक की तरह लगा। मैं थोड़ा हिली, मेरे सीने में दर्द था और पर्दा खुल गया। मेरी बहन क्लेयर वहाँ थी। उसने दया को इत्र की तरह पहना हुआ था, जरूरत से ज्यादा बनावटी। तुमने माँ को मौत के घाट उतार दिया, उसने हल्की हंसी के साथ कहा। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मेरे गले में इतनी जलन थी कि आवाज नहीं निकल पा रही थी। बाद में डॉक्टर, एक लंबे कद के दयालु आंखों वाले, मेरे बिस्तर के पास आए। मिस पियर्स, आपको गंभीर अतालता थी, शायद तनाव के कारण। क्या घर में कुछ मुश्किल चल रहा है? मैं हंसने वाली थी। मुश्किल, एक ऐसी महिला के साथ रहना जिसने तुम्हें तुम्हारे पिता की मौत के लिए दोषी ठहराया, जिसने कहा कि तुम प्यार के लायक नहीं हो, जिसने थेरेपी के लिए जाने पर तुम्हें कमजोर कहा। लेकिन मैंने बस सिर हिलाया और कहा, मुझे थोड़ा तनाव था। वह झिझका, उसके चेहरे पर उदासी छा गई। जब तुम मजबूत हो जाओगे तब हम और बात करेंगे। मुझे नहीं पता था कि उसका क्या मतलब था, लेकिन जिस तरह से उसने मेरी तरफ देखा, उससे मुझे पता चल गया कि कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो मेरी माँ की दुनिया को अंदर से बाहर कर देगा। जब तक उन्होंने मुझे बैठने दिया तब तक रात हो चुकी थी। मेरे बगल में रखा मॉनिटर लगातार मेरे दिल की धड़कन के लिए मेट्रोनोम की तरह छपक रहा था। यह इस बात का सबूत था कि मैं अभी भी यहाँ हूँ, अपनी माँ की उपेक्षा के बावजूद अभी भी जीवित हूँ। क्लेयर घर जा चुकी थी। मेरी माँ अस्पताल की लॉबी से बाहर नहीं गई थी, लेकिन चिंता की वजह से नहीं, नियंत्रण से बाहर थी। वह जानना चाहती थी कि मुझसे पहले डॉक्टरों को क्या पता था। वह हमेशा ऐसा करती थी। जब नर्स ने मुझे पानी पिलाया तो मैंने धीरे से पूछा, क्या मेरी माँ ने एम्बुलेंस को फोन किया था? नर्स हिचकिचाई, फिर उसने अपना सिर हिलाया। नहीं प्रिया, एक पड़ोसी ने किया था, उसने चिल्लाते हुए सुना। मेरा पेट ठंडा हो गया। बेशक, मेरी माँ मेरे लिए एक उंगली भी नहीं उठाती थी जब तक कि उसे कुछ हासिल न हो। जब डॉक्टर वापस आया तो मेरी माँ भी उसके पीछे पीछे अंदर आई, बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर, वह अब ठीक है ना? क्या हम जल्द ही डिस्चार्ज पेपर का निपटारा कर सकते हैं? हमने एक लंबा हफ्ता देखा है। डॉक्टर बैठे तक नहीं, उसने पहले मेरी तरफ देखा, फिर उसकी तरफ। श्रीमती पियर्स, मुझे लगता है कि आपको बैठ जाना चाहिए। उसकी नकली मुस्कान लड़खड़ा गई। क्या कोई समस्या है? उसने अपने हाथ जोड़ लिए। हाँ, बिल्कुल। आपकी बेटी के टेस्ट के नतीजे बताते हैं कि लंबे समय तक भावनात्मक तनाव और घबराहट के कारण दिल में सूजन आ गई है। ऐसा रातों रात नहीं होता, इसमें सालों लगते हैं। मेरी माँ ने आंखें झपकाईं, अकड़ गईं। तो उन्होंने माँ की आंखों में देखा। तो श्रीमती पियर्स, इसका मतलब है कि आपकी बेटी का दिल धीरे धीरे टूट रहा है और कोई उसकी मदद कर रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरी माँ के होंठ फड़फड़ा रहे थे, जिस तरह का फड़फड़ाना मुझे बचपन में झकझोर देता था। उद्धरण चिन्ह, क्या आप कुछ कहना चाह रही हैं, डॉक्टर? उसने पूछा। उसकी आवाज मीठी थी, लेकिन इतनी तीखी कि कांच को काट सकती थी। डॉक्टर, रोवन ने पलक नहीं झपकाई। मैं इशारा नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ।
लगातार मानसिक तनाव, गैसलाइटिंग, गाली गलौज, यह शरीर में दिखाई देता है। आपकी बेटी का दिल अचानक से खराब नहीं हुआ। हवा घनी हो गई। मेरी माँ ने अपनी बाहें पार कर लीं। ओलिविया हमेशा से ही नाटकीय रही है। उसके पिता की मृत्यु के बाद मैंने उसके लिए सब कुछ किया। मैं अब और चुप नहीं रह सकती थी। क्या आपका मतलब है कि जब आप उस पर चिल्ला रहे थे तब उसे दिल का दौरा पड़ा था? उसका सिर मेरी तरफ झुका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस, डॉक्टर ने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज किसी शांत चच में गरज के समान थी। श्रीमती पियर्स, शायद अब समय आ गया है कि आप दर्द को असुविधा के रूप में देखना बंद कर दें। वह उसे अवाक देखती रही। ऐसा दुर्लभ था। मेरी माँ बहस नहीं हारती थी, वह उन्हें समाप्त कर देती थी। नस असहज होकर हिल गई। मैं कांपती हुई बैठी थी। अस्पताल की रोशनी में आंसू झलक रहे थे। डॉक्टर, रोवन ने अपनी आवाज नरम की और मेरी तरफ देखा। हम लेस देन अज्ञात ग्रेटर देन आज रात आपको निगरानी में रखेंगे। कल सुबह एक सामाजिक कार्यकर्ता अगले कदमों के बारे में बात करने आएगा। अगले कदम, मेरी माँ ने दोहराया, अपनी ताकत वापस पाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, उन्होंने शांति से कहा, अगर जरूरत हो तो सुरक्षात्मक विकल्प भी शामिल हैं। मेरे जीवन में पहली बार उसका मुखौटा फटा। वह छोटी कोने में गिरी हुई दिख रही थी। मैं तकिए के सहारे लेट गई और फुसफुसाया। आखिरकार अगली सुबह अस्पताल के पर्दों से सूरज की रोशनी छलक आई, नर्म, सुनहरी, दयालु। लेकिन मैं खोखला महसूस कर रही थी। पानी पीते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। पिछली रात के हर शब्द को दोहरा रहा था। सुरक्षात्मक विकल्प, यह मेरे दिमाग में एक ऐसे रहस्य की तरह गूंज रहा था जिस पर मुझे विश्वास करने की अनुमति नहीं थी। माँ उस सुबह वापस नहीं आई। वह सुबह होने से पहले ही चली गई। शायद क्लेयर को कहानी सुना रही थी। मैं पहले से ही सुन सकता था। ओलिविया ने फिर से ज्यादा प्रतिक्रिया दी। डॉक्टर को गलतफहमी हुई। आप जानते हैं कि वह कैसी है। लेकिन इस बार किसी ने समझ लिया था। सुबह 9 बजे के आसपास 40 के दशक के आखिर में एक महिला मेरे कमरे में दाखिल हुई। उसने नेवी ब्लेजर पहना हुआ था और उसकी आंखें तकी हुई थीं। ओलिविया पियर्स। हाँ, मैं रो पड़ी। मैं दाना वेल्स, अस्पताल की सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। डॉक्टर, रोवन ने मुझे आपकी स्थिति के बारे में बताया। मैं यहाँ आपकी सुरक्षा योजना बनाने में मदद करने के लिए हूँ। सुरक्षा योजना? उसने सिर हिलाया, एक कुर्सी खींची। तुम पागल नहीं हो, ओलिविया। तुमने जो बताया, गैसलाइटिंग, भावनात्मक हेरफेर, दर्द को नजरअंदाज करना, वह शोषण है। तुम सालों से लड़ाई या भागने की स्थिति में जी रही हो। तुम्हारे शरीर ने आखिरकार मदद के लिए पुकारा। मेरा गला भर आया। वो मेरी माँ है। दाना ने मेरी आंखों से देखा। और तुम उसकी बेटी हो, उसका पंचिंग बैग नहीं। बहुत दिनों तक मैं बोल नहीं पाई। मेरे दिल की धड़कन धीमी, स्थिर, लेकिन नाजुक थी, जैसे उसे पता हो कि सच आखिरकार बोल दिया गया है। दाना ने अपना कार्ड मेरे हाथ में रख दिया। जब तुम इस अस्पताल से निकलोगे तो तुम्हें घर नहीं जाना होगा। मेरे जीवन में पहली बार वो वाक्य आजादी जैसा लगा। उस रात मैं सो नहीं पाई। हर बार जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो मैंने अपनी माँ का चेहरा देखा। वो ठंडी, उपेक्षापूर्ण नजर जो उसने पूरी जिंदगी मेरे साथ रखी थी। वो नजर जो मुझे बताती थी कि दर्द कमजोरी है, आंसू छल हैं और आज्ञाकारिता प्यार है। लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल गया था। दिल की धड़कनों के बीच की खामोशी अब युद्ध के नगारे की तरह लग रही थी। अगली सुबह मैंने डिस्चार्ज पेपर पर हस्ताक्षर किए। दाना एक छोटी, आश्वस्त करने वाली मुस्कान और एक मनीला फोल्डर के साथ बाहर इंतजार कर रही थी। ये आपके कानूनी विकल्प हैं, उसने धीरे से कहा। संयमित आदेश, थेरेपी रेफरल, आवाज सहायता और एक और बात। उसने मुझे साफ, मजबूत लिखावट में लिखा एक नोट दिया। आप शांति के हकदार हैं, डॉक्टर रोवन। मैं अपने आंसुओं के बीच मुस्कुराई। कृपया मेरे लिए उसे धन्यवाद दें। जैसे ही मैं अस्पताल के दरवाजे से बाहर निकली, आसमान हल्का नीला था, जिस तरह का एक नया अध्याय का वादा करता है, भले ही इसकी शुरुआत अकेलेपन से हो। मैं घर नहीं गई। मैं नदी के पास एक छोटे से मोटल में गई, जहाँ से मैं हजारों बार गुजरी थी, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। मैं बिस्तर पर बैठी, हाथ में फोन था और अपनी माँ के कांटेक्ट को घूर रही थी। मैंने उन वर्षों के बारे में सोचा जब उसने मुझे काटा था, उसने मुझे जो अपराधबोध दिया था, जिस प्यार को उसने दास्तां में बदल दिया था। फिर मैंने रिकॉर्ड बटन दबाया। हाय माँ, मैंने कहा। मेरी आवाज शांत थी। तुमने हमेशा मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे बिना कभी नहीं बच पाऊंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम मेरे बिना इस दौर से नहीं बच पाती। उद्धरण चिन्ह। और मैंने कॉल समाप्त कर दी। तीसरे दिन तक अस्पताल की गंध मेरी त्वचा से चली गई थी, लेकिन इससे मुझे जो ताकत मिली वह बनी रही। मुझे एक छोटा सा अपार्टमेंट मिला, एक कमरा, एक खिड़की, एक ताला जिसे सिर्फ मैं ही नियंत्रित कर सकता था। यह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यह मेरा था। जब मैंने क्लेयर को बताया कि मैं कहाँ हूँ, तो वह भड़क गई। माँ टूट गई। तुमने उसे शर्मिंदा किया। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरी तरह से काट दे,
तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए। मैं हंसा, सालों में पहली बार सचमुच हंसा। क्लेयर, वह पहले ही कर चुकी है। उसने मुझे बहुत पहले भावनात्मक रूप से काट दिया था। मैं अभी समझ पा रहा हूँ। एक विराम था, फिर फुफकार। क्या तुम्हें लगता है कि तुम पीड़ित हो? मुझे नहीं लगता, मैंने धीरे से कहा। मुझे पता है। उसके जवाब देने से पहले ही मैंने फोन रख दिया। उस रात मैं खिड़की के पास बैठा था, शहर की रोशनी टिमटिमाती देख रहा था। मैंने सीखा कि आजादी आतिशबाजी जैसी नहीं होती, यह शांति जैसी होती है। जैसे आखिरकार अपनी सांसों को बिना किसी के कहे सुनना। मैंने दाना का फोल्डर फिर से खोला। पर्चों में से एक कार्ड ने मेरी नजर खींची। पारिवारिक आघात से बचे लोगों के लिए एक स्थानीय सहायता समूह, बुधवार शाम 6 बजे। मैंने अपनी उंगली से पता लगाया और फुसफुसाया, ठीक है, एक बार में एक कदम। जब मैं आखिरकार लेट गई तो मेरा फोन बज उठा। एक अनजान नंबर से एक संदेश। ओलिविया, मैं डॉक्टर रोवन बोल रहा हूँ, बस हालचाल पूछ रहा हूँ। याद रखना, उपचार कमजोरी नहीं है, यह विद्रोह है। उद्धरण चिन्ह। मैं अंधेरे में मुस्कुराई। एक बार के लिए विद्रोह पवित्र लगा। 6 महीने बाद सवाना की हवा नर्म महसूस हुई, या शायद मुझे ऐसा लगा। जब मैं उठा तो मेरी छाती में दर्द नहीं हुआ। मेरे होंठ पर सालों पहले मेरी माँ की अंगूठी से लगा निशान एक धुंधली रेखा में बदल गया था। हर बुधवार मैं उन महिलाओं से घिरी हुई तह कुर्सियों के उस छोटे से घेरे में बैठती थी जिन्होंने उठना सीख लिया था। हमने दया का व्यापार नहीं किया, हमने शक्ति, कहानियों, हंसी का व्यापार किया। एक शाम समूह के बाद मैं कुर्सियों को रखने के लिए रुक गई। दाना मेरे पास आई, उसकी मुस्कान गर्म थी। तुम अलग दिख रही हो ओलिविया। मैं अलग महसूस कर रहा हूँ, मैंने कहा, हल्का, जैसे मैंने आखिरकार किसी और का अपराध बोध अपने ऊपर लेना बंद कर दिया। उसने सिर हिलाया। आजादी ऐसी ही होती है। कुछ हफ्तों बाद मैं ग्रोसरी स्टोर पर डॉक्टर रोवन से मिली। वो कॉफी खरीद रहे थे, वही ब्रांड जो मेरे पिताजी को पसंद था। जब उन्होंने मुझे देखा तो उनका चेहरा खिल उठा। अच्छा, देखो, उन्होंने कहा, दिल कैसा है? मैंने अपना हाथ सीने पर रखा और मुस्कुराई। पहले से ज्यादा मजबूत। वो धीरे से हंसे। मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। फिर वो मेरे और करीब झुके, उनका लहजा बदल गया, शांत, विचारशील। आपको हैरानी होगी कि कितने टूटे दिल प्यार खोने से नहीं, बल्कि प्यार के दुरुपयोग से टूटे हैं। मैंने सिर हिलाया। अब नहीं, अब मुझे फर्क पता है। उस रात मैं अपनी माँ के घर के पास से गुजरी। लाइटें जल रही थीं। अंदर की हंसी धीमी, अजनबी थी। मैं रुकी नहीं क्योंकि शांति अब वहाँ नहीं रहती, वो यहाँ मेरे अंदर रहती है। और जिंदगी में पहली बार मैं आखिरकार